हे गाइस, मैं हूं दिव्या कथीरिया और आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा OCM सब्जेक्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस सर्विस 2, तो उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट वन सर्विस है वो शुरू किया था बैंक की, यानी कि उसके डेफिनेशंस देखे थे और कुछ फंक्शंस देखे थे। फंक्शन में भी मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मेन फंक्शन होते हैं और एक सब्सिडरी फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंडक्ट कर लिए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द सब्सिडरी फंक्शन। तो उसके रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, या तो फिर अगर वो कस्टमर से डिमांड किए जाते हैं बैंक को तो बैंक उसको प्रोवाइड करेगी। तो फर्स्ट वन सब्सिडरी फंक्शन है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर, यानी कि हमारे बैंक के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बैंक के सर्विस के साथ जो भी लोग कनेक्टेड है, जो हमारा सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उनका जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है वो देखने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और उसको हम लोग ऐसा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर फर्स्ट वन है मेन टाइप ऑफ अ कस्टमर डिपोजिटर्स एंड बोरोवर्स, यानी कि जो पैसा देने के लिए आते हैं, जमा करवाने के लिए आते हैं, सेविंग्स करने के लिए आते हैं, वो क्या बन जाएंगे हमारे डिपोजिटर्स। और जो पैसा निकालने के लिए आते हैं, अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उसको निकालने के लिए आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बोरोवर्स। या तो फिर जो हम लोगों से पैसा उधार मांगने के लिए भी आते हैं, यानी कि लोन वगैरह डिमांड करने के लिए भी आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोरोवर्स कहेंगे। क्लियर। व्हेन ए कस्टमर राइट अ चेक, यानी कि अगर कस्टमर किसी को चेक लिख के देता है इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंक का सर्विस यूज़ कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं उसके नाम का चेक लिख के उसको दे दूंगा। क्लियर। देन द मनी इज अ पेड टू दैट पर्सन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु हैज रिटर्न द चेक, यानी कि मैंने चेक लिख के दिया है, वो बंदा वहाँ पे जाके बैंक में सबमिट करवाएगा, तो बैंक क्या करेगी, मेरे बिहाफ में वो थर्ड पार्टी को वो पैसा दे देगी। यानी कि मेरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था कि मुझे उसे पैसे देने, तो मैंने उसको सिंपली चेक दे दिया, लेकिन अब पैसे देने का काम किसका है, बैंक का है। किसके बिहाफ में, मेरे बिहाफ में, यानी कि कस्टमर अकाउंट होल्डर के बिहाफ में। क्लियर। वो बंदा चेक लिख के देगा, बैंक उसको उसके बिहाफ में पेमेंट करके देगा और हमारे अकाउंट में से क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, और जिसको हम लोगों ने लिख के दिया है उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। सेम एज इट इज व्हेन अ पर्सन रिसीव अ चेक, यानी कि अगर हमें चेक मिलता है, यानी कि अगर मैं अकाउंट होल्डर हूँ, आप अकाउंट होल्डर है, तो आपको चेक मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको फ्रेम करके रखोगे तो नहीं, उसको कभी ना कभी बैंक में डिपॉजिट करवाओगे। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक आपको क्या देगी, पैसा देगी। क्लियर। यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। बैंक ने क्या किया, आपको उस पर्सन से खुद जाके पैसे नहीं लाने पड़े, आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ बैंक को चेक दे दिए, बैंक ने पैसे दे दिए। बैंक ने क्या काम किया होगा, बैंक ने जिस बंदे ने चेक लिखा है उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के फिर आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। यानी कि व्हेन अ पर्सन रिसीव अ चेक देन बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिटर्न द चेक, यानी कि जिसने चेक लिया है, लिखा है, उसके अकाउंट में से बैंक पैसे ले लेगी, फिर जिसके नेम के ऊपर लिखा है, यानी कि अगर जिसको पेमेंट करना है उसको अकाउंट में क्या कर देगी, बैंक उसको क्रेडिट कर देगी ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द चेक। यानी कि अगर हम लोग चेक लिखते हैं तो भी बैंक अपना काम कर देती है, हमारे पैसे दे देती है किसी और को जिसका हम लोगों ने चेक लिखा है, या तो अगर हमें चेक मिलता है तो बैंक क्या करेगी, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के हमारे अकाउंट में दे देगी। क्लियर। बैंक परफॉर्म द सम वर्क ऑन अ बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बैंक क्या करेगी, हमारे बिहाफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे ये तो हम लोगों ने देखा अभी चेक का, ऐसे बहुत सारे काम है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप पे करना चाहो, फोन का बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टू ट्रांसफर मनी, आपको ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आप सिर्फ उसका जो सर्विस यूज़ करोगे बैंक का, तो बैंक ऐसी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको ईजिली स्पीडीली वो डन कर देता है। क्लियर। तो फर्स्ट वन फंक्शन हुआ टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। फिर सेकंड वन जो हमारा है वो है टू डू द ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर हम लोगों को फॉरेन से भी कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं, आउट ऑफ कंट्री कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हैं, तो भी बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है, इन अ करंट टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज डन कंपल्सरीली थ्रू बैंक, यानी कि अगर राइट नाउ इस जमाने में अगर हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें कंपलसरी बैंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हम लोग किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ले कैश, तुझे जितने मुझे पैसे देने हैं वो दे दे, जितना माल देना है ले ले, ऐसा नहीं होता।
हमें कंपलसरी बैंक के थ्रू ही ये सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी कि अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा, यानी कि आउट ऑफ कंट्री अगर हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मनी का हो सकता है, कोई गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, तो उसमें हमें कंपलसरी बैंक को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। द बैंक हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द RBI फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये हम लोगों को बैंक को क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक वन ऑफ द सिक्योर मीडियम हो जाएगा। आपको ट्रस्ट आएगा कि भाई जो सामने वाला बंदा है या तो फिर हम है, जो दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट आएगा कि ये लीगल ही वर्क होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक को RBI की अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर देन आफ्टर बैंक आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। रिसीव द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। बैंक क्या करेगी, आप जो भी फॉरेन ट्रेड करने वाले हो, यानी कि फॉरेन के साथ बिजनेस करने वाले हो, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ, सेकंड पार्टी के साथ बिजनेस करोगे, उसके रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कंपलसरी आपको बैंक में सबमिट करवाने ही पड़ेंगे। क्लियर। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन है टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये देखना है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं इट्स अ रिटर्न बाय वन बैंक एड्रेस टू द अदर बैंक, यानी कि ये क्या होता है, एक बैंक उसको लिख के देती है किसी और बैंक के नाम से, यानी कि अगर आपको पैसे एक बैंक की जगह से दूसरी जगह पे चाहिए तो आप अपनी जो ब्रांच है वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट निकलवा सकते हो और उसकी किसी भी ब्रांच पे जाके आप उसको सबमिट करवाओगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। द बैंक मैंशन इन दिस लेटर, बैंक ये लेटर में क्या क्या मैंशन करती है, तो है अमाउंट, यानी कि आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, एंड सेकेंड वन इज पर्सन, यानी कि कौन बंदा किस बंदे के नाम से ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, वो सब यहाँ पे मेंशन होगा ताकि क्लियरिटी हो ट्रांजेक्शन में। फिर है द बैंक कलेक्ट द सम डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इश्यूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर हमें लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए तो हमें पहले से ही बैंक को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट लिख दिया है। इट मीन्स क्या होगा कि आप कोई भी बैंक में जाके उसको देगा ना तो बैंक आपको पैसे दे देगी। तो अगर आप फ्रॉड करने की ट्राई कर रहे हो, चीटिंग करने की ट्राई कर रहे हो, तो बैंक को कुछ सिक्योरिटी के लिए आपको ये लेटर ऑफ क्रेडिट लिखेंगे, उससे पहले ही आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। द अमाउंट मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट इज पेड एट अ फिक्स टाइम, यानी कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट में जितने ट्रांजेक्शन का अमाउंट लिखवाया है ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो वो अमाउंट आपको फिक्स टाइम के लिए ही क्लियर करना पड़ेगा, एंड टू द पर्सन वूम द बैंक हैज एंश्योर्ड फॉर द सेम, और उसी बंदे को मिलेंगे जिसके साइन या तो फिर जो रिक्वायरमेंट थी बैंक ने उसको एंश्योर्ड किया है, उसी बंदे को मिलेगी। क्लियर। बैंक चार्जेस द कमीशन फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करेगी, ये लेटर ऑफ क्रेडिट फ्री में इशू नहीं कर देगी, उसको हमें चार्ज भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कमीशन पे करती है। क्लियर। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओवरऑल होता क्या है, बैंक यहाँ पे अमाउंट, पर्सन का नाम और उसकी जो गारंटी होती है, यानी कि कुछ डिपॉजिट करवाया है, वो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट में लिख के देगी। वो लेटर अगर हम लोग कोई और बैंक में जाके देते हैं तो वो बैंक हमें जितना अमाउंट बोला है, जो ट्रांजेक्शन, वो डन कर देगी, और उसके बिहाफ में अगर हम लोग कोई फ्रॉड चीटिंग करने की ट्राई करते हैं तो उसके लिए बैंक क्या करेगी, पहले से ही हमारे से कुछ डिपॉजिट ले लेगी। तो ये है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर देन आफ्टर है टू इशू द ट्रैवलर्स चेक, यानी कि आपको नाम सुनते ही थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा कि भाई अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग पैसे लेके नहीं जाना चाहते, कैश ऑन हैंड लेके नहीं जाना चाहते, तो हम लोग कुछ पैसा जो भी है, हमें जितना पैसा चाहिए घूमने के लिए, या तो फिर कहीं घूमने गए हैं तो आउट ऑफ कंट्री भी गए हो, इंडिया में ही हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने अमाउंट का ट्रैवलर्स चेक भी निकलवा सकते हैं, ताकि हम लोग इतना सारा या फिर जितना पैसा है वो हमें कैश ऑन हैंड ना रखना पड़े, ताकि हमें डर ना लगे कि भाई वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है। क्लियर। उसमें क्या होता है, पीपल यूज ट्रैवलर्स चेक फॉर प्रिवेंट देमसेल्फ in losing their cash or getting it stolen during their travel within the country or abroad, यानी कि अगर आप अपने कंट्री में ही घूम रहे हो या तो फिर आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए गए हो, तो हमें डर लगता है कि या तो हमारे पैसे चोरी हो सकते हैं, कहीं फट ना जाए, नोट वगैरह है तो। क्लियर। तो ये सारी झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवलर्स चेक इश्यू करवा सकते हैं। उसमें देखते हैं, द होल्डर ऑफ अ ट्रैवलर्स चेक can withdraw money through the check from another outstation bank or foreign bank,
यानी कि हमारे पास अगर ट्रैवलर्स चेक है तो हम लोग कोई भी बैंक से, इंडिया की हो या तो फिर आउट ऑफ इंडिया की हो, फॉरेन की बैंक हो, वहाँ से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? बाय साइनिंग एज पर हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर। हमें हमारे अकाउंट में जो साइन होगा ना, स्पेसिमेन साइन, वो साइन का वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा और उसी साइन से हम लोगों को पैसे मिल सकते हैं। क्लियर? दिस चेक इज़ अ वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल, यानी कि ये चेक बहुत ही मतलब ईजी होता है आपका, उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता है और इजीली आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो। हम लोगों ने देखा होगा कि भाई चेक का साइज़ इतना सा होता है, हम लोग उसको फोल्ड करके कहीं पे भी रख सकते हैं या तो फिर अनफोल्ड करके भी, मतलब कहीं पे भी आप उसको ईजिली लेके जा सकते हो। Because of ATM card, the use of a traveler's check has decreased. Right now का टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है उसमें क्या है, डे बाय डे जितने मतलब टाइम स्पेंड होता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। क्लियर? तो ATM कार्ड कैसा है कि आपका मतलब वो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो इजीली, कोई भी ATM से उसको पैसा निकाल सकते हो, मतलब बहुत ही ईजी ट्रांजेक्शन्स है। तो हम लोग ट्रैवलर्स चेक इश्यू क्यों करवाए? पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था जब ATM का इतना मतलब ट्रेंड नहीं था, लेकिन राइट नाउ तो क्या है, ATM ही सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है जो हमें चाहिए। मतलब अगर हम लोग कहीं घूमने वगैरह पे गए हैं तो उसके वजह से ट्रैवलर्स चेक का जो थोड़ा बहुत रेशियो था वो थोड़ा कैसा हो गया है, डिक्रीज हो गया है। फिर देन आफ्टर है सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब ये देखना है, ये गाइस 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आपको डिमांड ड्राफ्ट भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक, ये वन टाइप ऑफ चेक है रिटर्न बाय अ बैंक इन फेवर ऑफ अ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। यानी कि अगर हमें हमारे बैंक से कुछ पैसे निकलवाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर टाइम हमारे ब्रांच पे जा सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो फॉर एग्जांपल SBI की, हम लोग सूरत में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो हमारी वहाँ की जो ब्रांच है वहाँ पे हम लोग इजीली काम कर लेते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि हम लोग आउट ऑफ स्टेट गए हैं तो हमें वहाँ पे SBI की बैंक से अगर कुछ काम निकलवाना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें डिमांड ड्राफ्ट बहुत यूजफुल हो सकता है। तो वो क्या है, एक टाइप का चेक है जो बैंक हमें देती है लिख के, और हम क्या करेंगे, ये एक खास रिमेंबर करना है कि ये सेम ब्रांच में ही चलेगा। यानी कि अगर आपके पास SBI का डिमांड ड्राफ्ट है तो आप SBI से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्लियर? तो वो क्या करेगी, आपने बोला है कि मेरे को ये स्टेट वाली जो SBI की है ना, वहाँ पे से ये पैसे निकालने हैं तो मुझे अभी आप डिमांड ड्राफ्ट निकाल के दो। तो वो बैंक क्या करेगी, अपने जिस ब्रांच का आप लोगों ने बताया है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग वो चेक आपको लिख के दे देगी। अगर आप वहाँ पे जाके आउट ऑफ स्टेट जाके वो ब्रांच में आप डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करवाओगे या तो फिर उसको पे करोगे तो आपको तुरंत पैसे दे देंगे। द नेम ऑफ अ पर्सन इज अ मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में क्या मेंशन होता है, आपका जो नेम है जिसने इश्यू करवाया है डिमांड ड्राफ्ट उसका नेम होगा। एन ऑर्डर इज इश्यू टू पे अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटर्न ऑन द ड्राफ्ट। यानी कि अगर हमें ज़रूरत है, हम लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट निकलवाया है, तो बैंक क्या करेगी, हमारा नाम डिमांड ड्राफ्ट पे लिख के दे देगी। क्लियर? और फिर हम लोग जब भी वहाँ पे अनदर ब्रांच पे जाके हम लोग देंगे तब वो लोग हमें हमारा आइडेंटिफिकेशन करके हम लोगों को पैसा दे देंगे। इट्स अ सिक्योर मीडियम फॉर सेंडिंग मनी। ये बहुत ही सिक्योर मीडियम है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को आउट ऑफ स्टेट जाना है, हमें ये चेक लेके फिर वहाँ पे से पैसे निकलवाने हैं। अगर हम लोग हमारे किसी भी बंदे को पेमेंट करना है, उस बंदे को हम लोग नेम वगैरह डिमांड ड्राफ्ट इश्यू वगैरह करवा के उसको अगर कुरियर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, तो वो बंदा भी वहाँ से ये पैसे निकाल सकता है। For the demand draft, person have to fill the certain form and request to the bank to issue the draft। यानी कि आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। अगर आपको ड्राफ्ट इश्यू करवाना है तो उसकी कुछ नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी पड़ेगी, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस। उसका कुछ फॉर्म होता है, फिर हम लोग बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि इशू द ड्राफ्ट। तो ये सारी प्रोसेस हमें कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी। द बैंक राइट द नेम ऑफ द रिसीवर ऑफ द अमाउंट। यानी कि बैंक उसमें ये भी नेम लिखेगी कि अमाउंट का रिसीवर कौन है। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने इश्यू करवाया है तो हम ही उसको अमाउंट का रिसीव करेंगे। क्लियर? हम लोग किसी थर्ड पार्टी के नाम से भी ये इश्यू करवा सकते हैं। डन? यानी कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर हम लोग ऐसा देखते हैं कि भाई मैंने इश्यू करवाया है किसी और के नाम पे ऊपर, मुझे उसको पेमेंट करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूँगी, मेरे नाम से इश्यू करवाऊंगी, लेकिन ऐसा बोलूँगी कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे का जो रिसीवर है वो कोई और है। तो बैंक उस बंदे का नाम भी वहाँ पे स्पेसिफाई करेगी। क्लियर? द बैंक रिटन द नेम ऑफ द रिसीवर ऑफ द अमाउंट एंड ऑर्डर
इट्स अ ब्रांच और एसोसिएट ब्रांच टू पे द अमाउंट, और वो उस ब्रांच को ऑर्डर करेगी कि आपको ये बंदे को पैसे देने हैं। बैंक चार्ज अ कमीशन फॉर दिस सर्विस, ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सेवा तो करने वाली है नहीं, हमसे वो कमीशन चार्ज करेगी। इफ द बैंक इशू द सच अ ड्राफ्ट विच कैन बी एनकैश्ड इन ओन सिटी, अगर हम लोग हमारे खुद के सिटी के अंदर ही या तो फिर जहाँ पे बैंक है हमारा ब्रांच है वहीं पे अगर ये एनकैश्ड करवाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पे ऑर्डर। क्लियर गाइस? सो ये हुआ हमारा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, सिंपली अगर हम लोग देखेंगे तो वन टाइप ऑफ चेक है जो बैंक अपनी अनदर ब्रांच के ऑर्डर एज ए ऑर्डर करके वो लिखती है कि भाई ये बंदा है, इसने इश्यू करवाया है, ये रिसीवर है, इतना अमाउंट है, आपको जब भी वो देता है तो आपको उसको इतना पेमेंट करना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिमांड ड्राफ्ट। अब नेक्स्ट वन जो हमारा सब्सिडरी सर्विस है वो है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। अब हम लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट भी देखा, डिमांड ड्राफ्ट भी देखा। अब ये हम लोगों का क्या है, रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन, यानी कि हमारे बैंक के साथ जितने कस्टमर जुड़े हुए हैं बैंक को उस कस्टमर की सारी फाइनेंशियल डिटेल पता होगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपनी बैंक के थ्रू ही करता होगा। तो बैंक को अगर किसी को गारंटी देनी है तो वो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट की जगह पे हम लोगों को जो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिट है यानी कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी हमें दे सकती है। यानी कि बैंक ऐसा गारंटी देती है, हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलती है, अगर हम अच्छे हैं तो, हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बैंक अगर हमें थर्ड पार्टी को किसी को श्योरिटी देनी कि भी हाँ मैं गफला नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, चीटिंग नहीं करता, मेरा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, तो हम लोग अगर कितना भी बोलेंगे ना तो कोई बिजनेसमैन मानेगा नहीं। उसको क्या चाहिए, रिटर्न प्रूफ चाहिए, और जो बैंक लिख के देगी कि भाई हाँ ये बंदे का अकाउंट हमारे बैंक के अंदर है, व्हाटएवर जो भी उसका सिचुएशन होगा फाइनेंशियल, ये इतने टाइम में पेमेंट कर देता है, व्हाटएवर जो भी है हमारा क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन वो हमें लिख के दे देगी। अगर हम वो थर्ड पार्टी को दिखाएंगे तो थर्ड पार्टी इजीली वो हम पे ट्रस्ट करेगी, क्योंकि बैंक कभी फाइनेंशियल क्रेडिट झूठ नहीं बताती। क्लियर? तो हम उसमें देखते हैं द बैंक इज अ वेल अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है उसके बारे में बैंक को सब कुछ पता होगा। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ बैंक मोर रिलायबल फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर हम लोग कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हम लोग कुछ चीज़ें परचेस करते हैं वगैरह, तो वो बंदा हम लोगों को ऐसे तो दे नहीं देगा कि अगर हम लोगों को जानता नहीं है व्हाटएवर कुछ भी है तो अगर ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने हैं तो उसको कुछ गारंटी चाहिए, उसको कुछ श्योरिटी चाहिए हम पे ट्रस्ट करने के लिए। क्लियर? तो वो किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो ज़्यादातर बैंक के ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि बैंक को पता होगा कि इस बंदे का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है और ये कितने टाइम के अंदर पेमेंट करता है, विड्रॉ करता है, व्हाटएवर जो भी होगा वो। तो फॉर एनी फर्म और इंस्टीट्यूट, तो हम लोग कोई भी फर्म और इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो फर्म और इंस्टीट्यूट हमारे ऊपर ट्रस्ट इजीली कर लेगी, क्योंकि बैंक ने बोला है कि ये बंदा अच्छा है। अगर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो बैंक क्लियरली बोल देगी कि ये बंदे का फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसा है। फिर फर्म और इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना है, जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये बंदे के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करें कि ना करें। द बैंक इशू द सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम। बैंक ऐसा एक सर्टिफिकेट निकाल के भी हम लोगों को दे सकती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि ये हमारा प्रूफ है कि हम लोग जो बोल रहे हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से वो गलत नहीं बोल रहे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन जो हमारा सर्विस है वो है टू प्रोवाइड द सर्विस एज एन अंडर राइटर। गाइज पहले तो एक बात आपको क्लियर समझनी पड़ेगी कि भाई अगर हम लोगों को कंपनी शुरू करना है और हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं, शेयर आपने सुना होगा मार्केट में, क्लियर, तो वो शेयर जब भी आप इश्यू करोगे ना तो मार्केट में से आपके पास उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो एप्लीकेशन के साथ आप, ऐसा है फॉर एग्जांपल 10 रुपये का हम लोगों ने शेयर इश्यू किया है, तो आप 10 के 10 रुपये एक साथ में नहीं मंगवा लोगे। आप क्या करोगे कि भाई इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाएंगे कि भाई जब भी आप शेयर परचेस करते हो तो आपको 3 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर शेयर। क्लियर? तो ये जो 3 रुपीज़ वाला जो अमाउंट है, आपने जितने शेयर इश्यू किए हैं उसका 90% आपके पास एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जो एप्लीकेशन अमाउंट हमारे पास आता है ना उसको, अगर 90% सब्सक्रिप्शन आपका नहीं होता है तो हम लोग आगे का फर्दर प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर हमारा 90% बाई चांस नहीं होता है
और कोई ऐसा गारंटी लेता है कि भाई चलो अगर तेरा 90% नहीं हुआ ना तो जितना कम पड़ रहा है ना उतना मैं ले लूँगी, क्लियर। तो वो क्या हो गया, जो ये गारंटी देता है उसको बोलते हैं अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बंदा है उसने गारंटी दिया है उसको बोलेंगे अंडरराइटर कि भाई अगर तेरा 90% नहीं हुआ तो मैं शेयर परचेस कर लूँगा। तो ऐसी गारंटी अंडरराइटर की बैंक भी प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि अगर हमारे पास 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो हमारे जितने बाकी बचे शेयर है या तो फिर जितना अमाउंट बाकी है उतना अमाउंट का जो हमारा शेयर है वो बैंक परचेस कर लेगी, क्लियर। तो उसमें देखते हैं, फॉर अ न्यू कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग। अगर 90% नहीं हुआ तो आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ द कंपनी डज नॉट गेट द मिनिमम अमाउंट देन इट कैन नॉट रन। ये किसके लिए है, अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो। एट दिस टाइम द बैंक एंश्योर फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। एट दैट टाइम अगर हम लोग बैंक से गारंटी लेते हैं, अगर हमारा नहीं हुआ बाई चांस इफ, तो आप हमारे शेयर परचेस कर लेना। तो बैंक क्या करेगी, हाँ भाई मैं परचेस तो कर लूँगा लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करूँगा, हमें उसके लिए बैंक को अंडरराइटर कमीशन भी देना पड़ता है। इफ़ द कंपनी रिसीविंग द लेस एप्लीकेशन अमाउंट, अगर हमारे पास एप्लीकेशन का कम मनी आता है 90% से, देन बैंक बाइंग द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह, अकॉर्डिंग टू द अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैंक हमारे शेयर परचेस कर लेगी, जिसके बिहाफ में हमें बैंक का जितना कमीशन होता है वो हमें पे करना पड़ेगा, क्लियर। फिर हमारा जो लास्ट वन सर्विस है सब्सिडरी फंक्शन, वो है टू प्रोवाइड द अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी सर्विस है जो बैंक अपने फंक्शंस में प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन सा, एक तो ATM कार्ड है, बहुत ही ईजी है उसके में ट्रांजेक्शन करना, विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो मशीन से, अब तो ऐसा मशीन्स भी आ गए हैं। फिर है डीमेट अकाउंट, यानी कि डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको शेयर परचेस करना है तो राइट नाउ आप कोई कंपनी के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट परचेस नहीं करते हो, आप ऑनलाइन ही परचेस करते हो, और वो कंपलसरी डीमेट अकाउंट के थ्रू ही हो सकता है। और वहाँ पे आपको जो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ पे आपको कंपलसरी पहले डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, फिर आप शेयर और सिक्योरिटी परचेस कर सकते हो। फिर है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें अवेलेबल है जिसको हम लोग घर पे रखना सेफ नहीं मानते तो हम लोग ऐसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यानी कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जिसमें हम लोग अमाउंट हमारे अकाउंट में जितने बैलेंस होता है उससे ज़्यादा भी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो बैंक प्रोवाइड करती है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, शायद हमें कोई सर्विस के बारे में पता भी नहीं होगा, ऐसी सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करती है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो सब्सिडरी फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट वन तो जो हमारा सब्सिडरी फंक्शन है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि हम लोग हमारे कस्टमर जितने ट्रांजैक्शन करते हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और हम जितने ट्रांजैक्शन करते हैं ना हमारे बिहाफ में ये सारे काम कौन करता है, बैंक करता है, क्लियर। फिर सेकंड वन है एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज के साथ कुछ काम करना है तो भी बैंक हमारे काम इजीली कर देगी। फिर है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, आपके नेम से बैंक अमाउंट के साथ एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर देगी, आप अनदर ब्रांच में जाके करोगे तो भी आपके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। फिर है इशू ट्रैवलर्स चेक, यानी कि अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया तो भी आप चेक लेके जा सकते हो, कहीं पे भी आप ब्रांच पे वो डालोगे या तो फिर सबमिट करवाओगे, आप अपना स्पेसिमेन साइन के साथ उसको विड्रॉ कर सकते हो, मनी ले सकते हो। फिर है सर्विस ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या है, वन टाइप ऑफ अ चेक है जिसमें आपका नाम, रिसीवर का नाम और अमाउंट लिखा होगा, और बैंक ये वन टाइप ऑफ ऑर्डर करती है अपनी अनदर ब्रांच को कि भाई अगर ये बंदा आता है वो अपने जो भी आइडेंटिटी है वो प्रॉपरली हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उसको हमें ट्रांजेक्शन अलाउ करना है मनी के रिलेटेड, क्लियर। फिर देन आफ्टर है, और हाँ डिमांड ड्राफ्ट में ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये हम हमारे खुद के सिटी के अंदर करते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पे ऑर्डर भी कहते हैं, क्लियर। फिर है रिलेटेड टू क्रेडिट, यानी कि अगर हमें हमारा फाइनेंशियल सर्टिफिकेट देना है कि हमारी पोजीशन ऐसी है, किसी को ट्रस्ट दिलवाना है तो बैंक वो भी लिख के हमें दे सकती है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी दे सकती है। फिर है प्रोवाइड सर्विस एंड अंडरराइटर, यानी कि बैंक अगर हमारे शेयर कंप्लीट नहीं होते तो हमें ऐसा एज अ गारंटर भी वो हमारा वर्क कर सकता है कि अगर नहीं हुआ सब्सक्रिप्शन मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, क्लियर। और लास्ट वन है ATM है, डीमेट है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी बहुत सारी सर्विस हमें बैंक अलाउ करती है। तो गाइज यहाँ पे हमारे फंक्शन सारे कंप्लीट हो गए, मेन फंक्शन भी और
सब्सिडरी फंक्शंस भी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद द more and more student. Okay, bye guys.